नूर नूर सा कोई मेरे नैनों में जागे, दूर दूर सा कोई पास जाऊं तो लागे। इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। तुमने तो मुझे कहा था कि सिर्फ तुम अपनी शॉपिंग के लिए जा रही हो। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो मुझे। वो कोई बंटी भाई थे शायद। तुम जानती हो कि इस पूरी दुनिया में एक वाहिद मैं हूं जो तुम्हें अच्छे से जानती है। तुम्हारा चेहरा साफ बता रहा है कि तुम यहाँ किस अजियत से गुजर रही। ये रिश्ता अनजाना सा। अरे भावच, गई है फसादन अंदर बेटी के पास उसको वर्गलाने के लिए। अब सर जोड़कर माँ बेटियां बैठी होंगी और सारे जहां के राज और न्याज करेंगी। अब देख लेना, थोड़ी देर के बाद ना वफा के अंदाज ही कुछ और होंगे। और माँ ने उसे वर्गलाया ना तो उसके तो पर निकल आएंगे। मुझे तो डर है कहीं वफा अपना बैग ना तैयार कर रही हो अपनी माँ के साथ जाने के लिए। अल्लाह करे ऐसा ही हो। हाँ? नहीं नहीं, मेरा मतलब है अल्लाह करे ऐसा ना हो। अब देखो ना भावच, आए दिन वो अपना बैग तैयार करके जाने का करती है। अभी शादी को दिन ही कितने हुए और उसने कितनी बार अपना बैग तैयार किया। तोबा तोबा, लोग क्या कहेंगे। मेरी इकलौते बेटी की तो जिंदगी बर्बाद होके रहेगी। काश इन दोनों के दरमियान होने वाले फर्क को मैं समझ सकती। वही तो समझी नहीं ना। हाय हाय भावच, वैसे एक बात है, इस दफा अगर बहू गई ना तो वापस नहीं आएगी, बताए दे रही। बस खोला का नोटिस भेज देगी, है ना। आ गई आ गई। आ रही है, रोक लीजिए। वो लोग शायद नीचे चले गए हैं, मैं भी चलती हूँ। मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। बेटी की तरह समझना और उसका ख्याल रखने के लिए ज़रूरी है कि बहू भी बेटी की तरह रहे। जिस तरह हमने अपनी बेटी के लिए उसूल बना रखे हैं, हम तो यही चाहेंगे कि हमारी बहू भी उसी तरह चले। वफा को समझना होगा। वफा पूरा ख्याल रखेगी, आप फिक्र नहीं कीजिए। मैंने इसे बहुत अच्छी तरह समझा दिया है। अरे अरे भावच, तुम कहाँ जा रही हो? इस तरह ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाते। बस ठीक है, खुदा हाफिज कह दो यहीं से। ऐसे कैसे हो सकता है अम्मी? इतनी बातें सुनने के बाद वफा की गैरत नहीं जागी? वर्ष उसकी माँ उसे ऐसे हालात में कैसे छोड़ के जा सकती है? सबकी चुपती भी निगाहें तेरे बेचारे उन लोगों को नजर नहीं आए? अरे मैंने तो ताने मारने में कसर ही नहीं छोड़ी थी। और भावच के तेवर, वो भी सुभान अल्लाह। और तो और रहमत ने भी अपने ससुराल वालों को जरा सा भी घास नहीं डाला। लेकिन कोई फायदा नहीं। जाते जाते वफा की अम्मी कहकर चली गई, मेरी बेटी का ख्याल रखना। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन वो औरत टस से मस नहीं हुई। तौबा कर। हाँ, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। वफा की अम्मा जरूर किसी चक्कर वक्कर में आई थी, मेरा ख्याल है। कैसा चक्कर? अरे वो अम्मा की अयादत के लिए तो नहीं आई थी, खैर से वो जरूर कोई अपना मकसद लेकर आई थी। देखना ये है कि वो क्या मकसद लेकर आई थी और क्यों आई थी। आई बात समझ में या समझाऊं? आ गई।
क्या हो मामा, क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मामा आपको नहीं लगता कि वफा कुछ अपसेट है? मुझे तो हमेशा से ही लगता है, लेकिन चलो इस बार तुम लोगों को भी उसका बुझा हुआ चेहरा नजर आया। अरे मामा छोड़े इन बातों को। एक्चुअली मुझे तो ये लगता है कि रहमत भाई की जो फप्पो है ना, वो कुछ अजीब सी बातें करती है और उनकी बातों को लेके वफा अपसेट है। अच्छी तरह से जानती हूँ कि वफा क्यों अपसेट है। वफा, मैं माँ हूं तुम्हारी। हमारे बीच लाख इख्तलाफात से ही, लेकिन तुम जानती हो कि इस पूरी दुनिया में एक वाहिद मैं हूं जो तुम्हें अच्छे से जानती है। तुम्हारा चेहरा साफ बता रहा है कि तुम यहाँ किस अजियत से गुजर रही हो। इस घर में हुई टेंशन इस घर के हर फर्द के चेहरे से झलक रही है। भाई सलमा, मुझे तो आज वफा की वालदा की बातें सुनकर बड़ी हैरत हुई, बल्कि सच पूछो तो बहुत खुशी हुई। तवक्को नहीं थी मुझे उनसे इस समझदारी की। अल्लाह करे समझदारी का ही मुजाहरा करे, होशियारी और चालाकी का नहीं। क्या मतलब है भाई तुम्हारा? मतलब ये कि आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। समदन साहिबा के इरादे कभी नेक नहीं रहे। उनकी जुबान की मिठास के पीछे कोई वजह जरूर होती है। अल्लाह जाने कौन सी नई चाल चलने आई है। आपने देखा नहीं था हमारी बेटी को बिठाकर कैसी उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही थी। न जाने क्या उगलवाना चाहती थी हमारी बेटी से। अरे सलमा बेगम, शक करना बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी आदत और बीमारी है। शक करना छोड़ दो। यही वफा अगर अपने जहेज में ढेर सारा सामान और फ्लैट की चाबी लाई होती तो उसकी सारी खताएं माफ। लेकिन उसका कसूर ये है कि उसने रहमत से शादी करके एक मिसाल कायम करने की कोशिश की, बगैर तमा और लालच के। दोनों बच्चों ने एक साथ जिंदगी गुजारने का अहद किया और ये साबित करने की कोशिश की कि रिश्ते नाते ओहदों और जहेज और सामान के बलबूते पर नहीं होते। लेकिन तुम्हारी नाअक़बत अंदेशी इन दोनों बच्चों की सारी मेहनत रायगा कर दी और यही नजर आ रहा। उनका क्या मतलब है भाई? हद हो गई। चले गए तुम्हारे घर वाले? जी काफी देर हो गई उनको गए हुए। क्यों आए थे वो? तुमने फोन करके बुलाया था। मैं क्यों उन्हें फोन करके बुलाऊंगी? आपको उन्होंने बताया था ना कि वो दादी की तबीयत पूछने आए थे। हैरत है, तुम्हारी वालदा उस दिन तो दादी को नहीं पूछने आई थी जब वो हॉस्पिटल में थी। आज अचानक से उन्हें कैसे ख्याल आ गया दादी का?
आपको क्या लगता है कि वो दादी की तबीयत पूछने नहीं किसी और वजह से आए थे यहाँ? हाँ। क्या वजह हो सकती है उनकी यहाँ आने की? वो लोग तुम्हारी गलतियों पे पर्दा डालने आए थे, बचाने आए थे तुम्हें। मुझे बचाने आए थे? किस बात से? बोले, ऐसी क्या गलती की मैंने जिससे बचने के लिए मैंने अपने पेरेंट्स को यहां बुलवाया? तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो लोग यहाँ क्यों आए थे। मेरा मुंह मत खुलाओ। ये लोग जाहिल हैं। तालीम न होने के बायस उनके पास दलील तो होती नहीं, बस ताने मारते रहे। अगर रहमत तुम्हें ताना दे तो तुम दलील से बात करना, उसे एहसास दिलाना कि वो तुम्हारे काबिल नहीं है, जाहिल है। उन्हें उनकी औकात याद दिलाओगी। अच्छी बात है कि आप मुंह ना ही खोलें तो बेहतर होगा। वैसे भी ज्यादा मुंह खोलने वालों का बैकग्राउंड खुल के सामने जो आता है। तुम मुझे मेरे बैकग्राउंड के ताने दे रही हो, ये तुम कह रही हो वफा? हाँ, ये मैं कह रही तो फिर क्यों की मुझसे शादी? हाँ, तो क्यों की मुझसे शादी? जब मैं इतना जाहिल था, इतना स्टैंडर्ड लो था, तो क्यों की शादी तुमने? गलती हो गई थी। जान लेना चाहिए था मुझे कि इस हद तक माहौल में रहने वाले लोगों की सोच तंग छोटी ही होती है। ये क्या किया तुमने? वफा के ससुराल को जलील करने का इतना अच्छा मौका हाथ से गवा दिया। तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा के रोती रही और तुम उसे फिर उसी जहन्नम में छोड़ के आ गई। बहुत सोच समझकर मैंने वफा को वहां रुकने का मशवरा दिया। अब देखो ना, इससे पहले भी कई बार छोटी मोटी नाराजगियां होती रही हैं, लेकिन हर बार वफा अपने शौहर का हाथ थामकर अपने ससुराल वापस चली जाती है। नई नई शादी हुई है, अभी दिल में बहुत मोहब्बत भी है और तड़प भी। वो कुछ देर वहां रुकेगी, तभी तो उन लोगों की असलियत उसके सामने आएगी। रहमत की मोहब्बत और झूठी शराफत का पर्दा उसकी आंखों से हटेगा तो देखना, वो वहां का रुख भी नहीं करेगी। और अगर ऐसा ना हुआ तो ये भी तो हो सकता है कि वक्त के साथ साथ वो एडजस्ट करना सीख ले और इख्तलाफात की बजाय कॉम्प्रोमाइज होने लग जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने बड़ी मुश्किल से वफा के दिमाग को अपने कंट्रोल में किया है। अब वफा मुझ पर ट्रस्ट करने लगी है और उसके इसी एतमाद का फायदा उठाते हुए मैं रहमत और वफा को दूर कर दूंगी। वो कैसे? रहमत एक सेल्फ मेड लड़का है और अपने बैकग्राउंड और प्रोफेशन को लेके बहुत सेंसिटिव भी। उसे इस बात का बहुत कॉम्प्लेक्स है कि उसकी बीवी उससे कहीं ज्यादा एजुकेटेड और कॉन्फिडेंट है, और हमें रहमत के इसी कॉम्प्लेक्स से खेलना होगा, यहाँ तक कि रहमत की हिम्मत जवाब दे जाए और हालात इस मोड़ पे पहुंच जाए कि इन दोनों के बीच दूरियां पैदा होने के सिवा और कोई रास्ता नहीं। क्या दिमाग चलता है तुम्हारा भी। अच्छी बात है कि आप मुंह ना ही खोलें तो बेहतर होगा। वैसे भी ज्यादा मुंह खोलने वालों का बैकग्राउंड खुल के सामने जो आता है। जान लेना चाहिए था मुझे कि इस हद तक माहौल में रहने वाले लोगों की सोच तंग छोटी ही होती है। मामू, मैं आपको बता रही हूँ, मैं अब इस आदमी के साथ एक पल भी नहीं रह सकती।
जब से शादी हुई इसने मुझे कोई सुख नहीं दिया। 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं है मुझे। 4 महीने हो गए इसे पलंग तोड़ते हुए। और तो और मामू, इसकी वो बहन हमारे सर पर बोझ बनकर बैठ गई है। मुझे नहीं जाना उस घर में, मैं एक दिन भी नहीं रहूंगी वहां। ठीक ही तो कह रही है मेरी बेटी, खाने तो इसे दर बदर की ठोकरे। आटे दाल का भाव तो पता चलेगा। बड़ी मुफ्त की रोटियां तोड़ ली, हर जगह आके मुफ्त का खाना खा लिया, मुफ्त के पैसे मिल गए, बस ऐश हो गए इसके। इसे क्या है? अरे कुछ नहीं मिलने वाला अब इसे। मेरी बच्ची मुझ पे बोझ नहीं है। 2 वक्त की रोटी तो इसको इसका मामू भी खिला देगा। क्यों भाई, आप खिला देंगे ना मेरी बेटी को? हाँ। अरे तुम चुप करो। सुनो, मैं अभी मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ। इस घर के फैसलों का इख्तियार मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और अगर ये इसको घर में रहने की इजाजत दे रहे हैं ना, तो इन्हें पहले मुझसे इजाजत लेनी पड़ेगी, समझी? और ये खादिम हुसैन है, तुम्हारा शौहर है, और अच्छे बुरे वक्त में शौहर का साथ देना बीवी का फर्ज बनता है। नानी, कौन सा अच्छा वक्त? जब से शादी हुई है मैंने तो अच्छा वक्त नहीं देखा। खून के आंसू रुलाए इस शख्स ने मुझे। चुप हो जा। अरे अच्छे वक्त की आस में मेरी बेटी रोते रोते जिंदगी गुजार दे, हैं? आप लोग तो यही चाहते हो ना कि सारी जिंदगी ये इसी तरह रहे। बोझ है ना मेरी बेटी आप सब पर, इसलिए इनके आंसू आप लोगों को नजर नहीं आते। हाँ नहीं तो। दादू, अगर आप बुरा ना माने तो एक आइडिया दूं। खादिम भाई से अगर कारोबार नहीं होता तो हम इन्हें पैसे देने के बजाय क्यों ना हम इन्हें नौकरी पे लगवा दें। तनख्वाह आने के आसरे पे कहीं महीना टिककर काम तो कर लेंगे ये। अरे वफा, कहाँ काम करेगा? कौन रखेगा इसे नौकरी पर? आजकल तो इतने पढ़े लिखे नौजवान दर बदर की ठोकरें खाते फिरते हैं बेचारे, उन्हें कोई पूछता भी नहीं है। और तिनका तक तो इसे तोड़ा नहीं जाता। खाक मेहनत करेगा, खाक काम करेगा ये सब आप मुझ पे छोड़ दें, मैं इनको नौकरी पे लगवाऊंगी। बाबा और मामा के काफ़ी जानने वाले हैं, काफ़ी हाई पोस्ट पे लोग हैं। मैं उनसे कहूँगी वो चुटकियों पे काम लगवा देंगे इन्हें, खादिम भाई को। अरे वाह अम्मा, बहू तो बड़े काम की निकली, नौकरी दिलवा देगी इसे। अच्छा, अरे तो फिर देर किस बात की है? अरे फिर फोन लगाओ ना जल्दी से। क्यों खादिम बेटा? मुझसे क्या पूछ रही हैं खाला जान? आप तो जानती हैं मैं तो बेगम जान का खादिम हूँ, जैसे वो कहेंगी मैं मान लूंगा। दादो चले, आप कहें तो बात करूं फोन करके? हमें किसी को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही किसी का एहसान लेना है। सुन लिया आप सबने? अरे बेटा, इसमें हर्ज ही क्या है? अरे अगर सरकारी महकमे में काम करेगा तो टिक के तो रहेगा। वैसे भी इसे हराम खाने की बड़ी आदत है। हाँ, सुना है बड़े ठाट की नौकरी होती है सरकारी महकमे में, काम भी नहीं करना पड़ता, तनख्वाह घर आ जाती है। देखा, मैं ना कहती थी इसे हराम खाने की आदत है। किसी सरकारी ऑफिस में अर्दिली की पोस्ट पे लगकर मुफ्त की तनख्वाह खाने से बेहतर है कि आप मेरे साथ बेकरी पे लग जाएं। तनख्वाह भी ज्यादा दूंगा आपको, लेकिन आपसे मेहनत करने की तवक्को नहीं है मुझे। वही तो, अब इतनी मुशक्कत ये कैसे करेंगे ना। अच्छा है ना कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। सुना है सरकारी नौकरी के साथ रहने के लिए एक छोटा मोटा क्वार्टर भी मिल जाता है। मैंने कहा ना, वफा किसी को भी फोन नहीं करेगी और ना ही किसी से बात करेगी। अगर तुमने किसी को फोन किया या किसी से सिफारिश की तो मेरा तुम्हारे से हमेशा हमेशा के लिए ताल्लुक खत्म हो जाएगा। मैं भी तो यही चाहती हूँ। अरे बेटा, तुम करो ना फोन। हाँ हाँ, कुछ नहीं करता ये, सिर्फ बोलता ही है। वफा, ये क्या चल रहा है इन दोनों के अरे बीच? मेरी समझ से तो बालक। अरे ये क्या चोरी छुपे गपशप चल रही है? और ये इतनी मुस्कुराहटें किस लिए हैं? क्या चक्कर है, जरा मुझे भी तो पता चले। चक्कर नहीं चल रहा, मैसेजिंग चल रही है, वो भी सीधी सादी सी। हाँ हाँ, वो तो तुम्हारी चेहरे की मुस्कुराहट और ये चमक धमक देखकर ही मुझे अंदाजा हो रहा है कि कितनी सीधी सादी और मासूमाना मैसेजिंग चल रही होगी। बाजी, ये ना अपनी मोहल्ले वाली सोच अपने पास ही रखो। जरूरी नहीं है अगर लड़का लड़की आपस में बात कर रहे हो तो उनका कोई चक्कर ही चल रहा हो।
आहा हा हा, मेरी सोच मोहल्लों वाली है, तो तुम क्या डिफेंस से आई हो? डिफेंस से आई तो नहीं, लेकिन जाने वाली जरूर हूँ। क्या मतलब? मतलब ये, जिस लड़के से मैं बात करी ना, वो मेरी शख्सियत से बहुत मुतासिर है। वो मुझे कहता है कि तुम में मुझे अपना आइडियल नजर आता है। देखना, वो जल्दी अपनी अम्मी को हमारे घर भेजेगा रिश्ता लेने के लिए। ये रिश्ता अनजाना सा। दादू वो जानते हैं कि मेरा और उसके दरमियान कुछ भी नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं मेरा उससे। पता नहीं फिर भी क्यों वो इतने इनसिक्योर रहते हैं। हमारे सर्कल के कितने अच्छे अच्छे लड़के थे जो तुमसे शादी के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन तुम इस सबको रिजेक्ट कर दिया। ये तुम्हारा एहसान है रहमत पर। दादू, मैं कब तक उसकी गलतियों को नादानी समझकर नजरअंदाज करता रहूं? वो बच्ची तो है नहीं, उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास तो होना चाहिए ना।